नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश एमएस सरकारी अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पूर्व में ही सूचित किया गया था कि अपन एक नई सीरीज प्रारंभ किए जा रहे हैं। आज उसका दूसरा पार्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि जो भी राजस्थान में आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी विशेष तैयारी के लिए अपन एक नई सीरीज चला रहे हैं। और अपन पूर्व में जो राजस्थान सरकार के द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए जो प्रश्न हैं उनकी अपन व्याख्यात्मक जो चर्चा कर रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत। और यह सीरीज उन सभी प्रतियोगियों के लिए लाभदायक रहेगी जो आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष तैयारी में जुटे हुए हैं। और कल जो हमारी कक्षा रही उसका आपका जो प्यार है वो बहुत ही अच्छा रहा। आशा करते हैं इस प्रेम को आप आगे भी बनाए रखेंगे। चलो देखते हैं आज के नए प्रश्न, उनकी व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? जो लोकनाट्य है अपनी जो कला संस्कृति जो विषय है राजस्थान जीके में, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कला संस्कृति से लिया गया है रम्मत। जब अपन परीक्षा के समय में अपन किसी भी प्रश्न को हल करें तो जब ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको अंडरलाइन करें तो अपना क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है और अपन उस क्वेश्चन को एकदम सही कर सकते हैं। तो जो रम्मत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? धौलपुर, करौली। ऑप्शन है आपके धौलपुर व करौली, मेवाड़, भरतपुर, बीकानेर। ऑप्शन दोबारा से सुनिए आप, धौलपुर व करौली, मेवाड़, भरतपुर, बीकानेर। तो दोस्तों इस जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है बीकानेर। अब अपन इसकी जो विशेष जो व्याख्या है वो करते हैं कि जो रम्मत है, रम्मत का जो उद्भव है, उत्पत्ति जो है वो जैसलमेर जिले से हुई है। उत्पत्ति जो है वो जैसलमेर जिले से हुई है। उत्पत्ति है वो जैसलमेर जिले से है, जैसलमेर जिले से है, लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि है वो बीकानेर से है। इसकी जो प्रसिद्धि है, रम्मत की जो प्रसिद्धि है वो बीकानेर जिले से है। और अपन बात करें कि जो बीकानेर में या जैसलमेर में जब रम्मत प्रारंभ होती है, सावन के महीने में हो या होली के अवसर पर हो, जब ये प्रारंभ होती है रम्मत, तो सबसे पहले फक्कड़ दाता की रम्मत है उससे इसका प्रारंभ होता है। फक्कड़ दाता की रम्मत से प्रारंभ होता है दोस्तों। फक्कड़ दाता की रम्मत, फक्कड़ दाता की रम्मत से इसका प्रारंभ होता है। और अन्य और भी है ना कई प्रकार की रम्मत है, जिसमें पूर्ण भगत की रम्मत है, लैला मजनू की रम्मत है, मोर ध्वज की रम्मत है। जैसा कि मैं आपको लिखित में लिख करके बता देता हूं, मोर ध्वज की रम्मत है, लैला मजनू की रम्मत है, लैला मजनू की रम्मत है, मोर ध्वज की रम्मत है और पूर्ण भगत की रम्मत है। पूर्ण भगत की रम्मत है। अनेक कई प्रकार की रम्मतें हैं। तेज कवि हैं, उन्होंने भी कई रम्मतें लिखी हैं, जैसे भरतरी की रम्मत है, इसे कई प्रकार की रम्मत लिखी हैं। और ये जो रम्मत करने वाले जो किरदार होते हैं या जो कलाकार जो होते हैं उनको खेलार कहा जाता है। दोस्तों ये जो कलाकार होते हैं रम्मत करने वाले, उनको क्या कहा जाता है? खेलार। क्या कहा जाता है? खेलार।
जो कलाकार जो होते हैं उनको खेलार कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना जो पहला जो प्रश्न है वो पूर्ण होता है। लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीकानेर है। दोस्तों यदि ये हमारा संकलन आपको अच्छा लगे तो आप एमएस सरकारी अड्डा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। अब ये जो नहर वाला जो अपना चैप्टर है, प्रकरण जो है नहर का, परियोजना जो है उनका चैप्टर से ये प्रश्न उठाया गया है। तो नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले का सही जो युग्म है वो कौन कौन सा है, यहाँ पर अपने को बताना है। ऑप्शन ए है हनुमानगढ़ गंगानगर, ऑप्शन बी है जालोर बाड़मेर, ऑप्शन सी है चूरू झुंझुनू, ऑप्शन डी है जोधपुर नागौर। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है जालोर बाड़मेर। दोस्तों अपन इसकी जो व्याख्या है वो करते हैं कि नर्मदा नहर परियोजना है वो राजस्थान के जालोर जो जिला है, ये माना कि ये सब राजस्थान है, मैं आपको बता देता हूं, माना कि ये राजस्थान है। तो ये जो जिला जालोर है यहाँ पर, इस जालोर की एक सांचौर तहसील है। कौन सी? सांचौर तहसील। सांचौर तहसील के सीलू गांव से प्रवेश करती है। सीलू गांव। नर्मदा नहर जो है राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर तहसील के सीलू गांव से प्रवेश करती है। और यह जो नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना, राजस्थान की मात्र 2 जिलों में बहती है। एक तो यानी 2 जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं नर्मदा नहर परियोजना से। पहला जो है वो है आपका जिला जालोर है, और यहाँ पर है आपका बाड़मेर का एक तहसील है गुड्डा मालानी। बाड़मेर की एक तहसील है गुड्डा मालानी। इस क्षेत्र तक ये नर्मदा नहर जाती है। और राजस्थान में यदि अपन बात करें तो इस नहर की जो कुल लंबाई है वो है 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर। इसका परिमाप बताया गया है कि 74 किलोमीटर ये बहती है। तो नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के मात्र 2 जिले हैं, जिला जालोर, जिला बाड़मेर। और ये जो प्रवेश करती है ये जालोर की सांचौर तहसील है, उसके सीलू गांव से प्रवेश करती है और अंत में ये बाड़मेर की गुड्डा मालानी तक जाती है, जिसकी अपन कुल लंबाई बताएं तो 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर है। और इसके बारे में बताया गया है कि ये जो इजरायली पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, फव्वारा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, बूंद बूंद सिंचाई जो परियोजना है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। यदि अपन बात करें ये जो परियोजना है ये फव्वारा पद्धति पर आधारित है। फव्वारा जो पद्धति है उस पर आधारित है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित है। बूंद बूंद जो सिंचाई पद्धति है उस पर आधारित है। इसी को कहते हैं अपन इजरायली पद्धति। इजरायली जो पद्धति है इस पर ये जो परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, ये इस पर आधारित है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। दोस्तों अपना जो अगला जो प्रश्न है वो है वाद्य यंत्रों से लिया गया है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है उसमें बजाया जाता है? ऑप्शन है कामायचा, अलगोजा, झांझ, सुरनाई। कामायचा, अलगोजा, झांझ, सुरनाई। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य के समय में बजाया जाता है? कामायचा, अलगोजा, झांझ, सुरनाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है झांझ। अब अपन बात करें दोस्तों जो कामायचा है
जो कामायचा है वो एक तत्वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं, तत्वाद्य यंत्र होते हैं, घन वाद्य यंत्र होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। उसी में ही एक श्रेणी है तत्वाद्य यंत्र, जो तारों से बजाया जाता है, जो तारों से बजाया जाता है, कामायचा। ठीक है ना, इसको सारंगी की रानी कहा जाता है। ये कामायचा जो है वो तत्वाद्य यंत्र है, इसको सारंगी की रानी कहा जाता है, कामायचा को। अलगोजा, अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अलगोजा, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र अलगोजा ही है। राजस्थान का राजकीय जो वाद्य यंत्र है वो अलगोजा ही है। ये दो बांसुरी की आकृति में बना होता है, दो बांसुरी की आकृति में बना होता है, और ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक देकर बजाया जाता है। झांझ जो है वो एक घन वाद्य यंत्र है। झांझ जो है वो एक घन वाद्य यंत्र है। दोस्तों, घन वाद्य यंत्र उसको कहते हैं जो किसी धातुओं से बने होते हैं। तो झांझ है वो कच्ची घोड़ी के नृत्य के समय बजाया जाता है। सुरनाई भी एक, सुरनाई है, सहनाई है, ये सब सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो सुरनाई भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है, राजस्थान में जो लोक नृत्य हैं उनमें जो विशेष जाना जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। विशेषतः यह कच्ची घोड़ी नृत्य है शेखावाटी जो प्रदेश है उसमें किया जाता है। उत्सवों के दौरान और जो शादी विवाह जो होते हैं उनके दौरान ये कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। जी, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल में आग कहते हैं? राजस्थान में किस पेड़ को जंगल में आग या जंगल की आग कहते हैं? ऑप्शन है महुआ, खेजड़ी, पलाश, धोकड़ा। जी, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या जंगल में आग कहते हैं? महुआ, खेजड़ी, पलाश, धोकड़ा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पलाश। दोस्तों, जो जंगल की जो आग है वो पलाश को कहते हैं, क्योंकि जो पलाश का जो पेड़ होता है और उस पलाश के पेड़ के जो पुष्प जो होते हैं, यानी कि जो फूल जो होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं, इसलिए उनको जंगल की आग कहा जाता है या जंगल में आग कहा जाता है। पलाश के पुष्पों को, पलाश के जो पेड़ हैं उनको जंगल की आग कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली, शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, सावधानी रखते हुए परीक्षा में अपने को प्रश्न पढ़ने होते हैं, और ये जो नहीं वाले जो प्रश्न है ये मतलब विशेषतः ध्यान आकर्षित करके पढ़ना चाहिए। यदि अपन इसे अंडरलाइन कर लेते हैं नीचे नहीं के, तो अपने को वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। और दोस्तों, हमारा ये संकलन यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारा चैनल जो है MS सरकारी अड्डा है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, देखते हैं अपन अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, अनूप सिंह बीकानेर, अनूप सिंह है बीकानेर से संबंधित है कि नहीं है? राज सिंह प्रथम नाथद्वारा से संबंधित है कि नहीं है? सावंत सिंह किशनगढ़ से संबंधित है या नहीं है? विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित है या नहीं है? अपने को देखना है शासक और चित्रकला शैली, शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को छांटना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अपन देखते हैं दोस्तों, अनूप सिंह बीकानेर से संबंधित है, एकदम सही है। राज सिंह प्रथम है वो नाथद्वारा से संबंधित है, सही है। सावंत सिंह किशनगढ़ से संबंधित है, एकदम सही है। विजय सिंह है वो देवगढ़ से संबंधित नहीं है। तो इसका जो प्रश्न है अपने को नहीं है पूछ रहा है,
तो अपने को बताना है कि विजय सिंह है वो देवगढ़ से संबंधित नहीं है। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन होगा, विजय सिंह है वो देवगढ़ से संबंधित नहीं है। अब देवगढ़ से संबंधित कौन है? तो दोस्तों देवगढ़ जो है, मैं आपको बता देता हूं पहले कि देवगढ़ जो चित्रकला शैली है उनको आरंभ जब हुई, ये देवगढ़ चित्रकला जो है जब आरंभ हुई, आरंभ करने का जो श्रेय है वो जाता है, आरंभ करने का जो श्रेय है वो द्वारिकादास सूडावत को जाता है। द्वारिकादास द्वारिकादास सूडावत को जाता है, जबकि प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो श्रीधर अंधारे को जाता है। प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, प्रकाश में लाने का जो श्रेय है किनको जाता है? श्रीधर अंधारे। हाँ जी, श्रीधर अंधारे। प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जाता है श्रीधर अंधारे। दोस्तों पुनः सुने, जो देवगढ़ जो चित्रकला शैली है उनका जो आरंभ हुआ उस समय वहां के जो शासक हैं वो द्वारिकादास सूडावत थे। उनको मतलब 16वां उमराव के नाम से भी वहां के शासकों को जाना जाता था, 16वां उमराव। और प्रकाश में जो लाने का जो श्रेय है वो श्रीधर अंधारे को जाता है। और जब ये चित्र अपने को कहां से मिले? देवगढ़ चित्रकला शैली में अपने को ये जो चित्र हैं जहां से मिले हैं उस स्थान को कहते हैं मोती महल। मोती महल, मोती महल। एक तो कहते हैं मोती महल, एक है अंजारारी ओबरी, एक है अंजारारी ओबरी, अंजारारी ओबरी, एक है अंजारारी ओबरी। एक कहते हैं मोती महल, एक है अंजारारी ओबरी। यहाँ से अपने को ये देवगढ़ जो चित्रकला शैली है इसके अपने को चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं चित्रकला शैली के बारे में कि जो चित्रकला जो शैली है, जो चित्रकला जो शैली है उसको 4 स्कूलों में बांटा गया है। स्कूल ऑफ आर्ट्स कितनी स्कूलों में बांटा गया है? 4 स्कूलों में बांटा गया है। जो एक है मेवाड़ स्कूल, एक है मेवाड़ स्कूल, एक है मारवाड़ स्कूल, एक है मारवाड़ स्कूल, एक है ढूंढाड़ स्कूल, एक है ढूंढाड़ स्कूल, एक है हाड़ौती स्कूल। दोस्तों राजस्थान की जो चित्रकला जो है उसको 4 स्कूल ऑफ आर्ट्स में बांटा गया है। तो अपन बात करते हैं कि जो बीकानेर की जो चित्रकला जो शैली है वो मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत आती है। मारवाड़ जो स्कूल है उसके अंतर्गत आती है बीकानेर की। जो नाथद्वारा जो स्कूल है वो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। नाथद्वारा जो चित्रकला शैली है वो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। किशनगढ़ जो है वह भी मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। किशनगढ़ चित्रकला शैली मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। और अपनी जो देवगढ़ चित्रकला शैली है, जिनको चित्रकला शैली भी अपनी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों अब अपना जो अगला जो प्रश्न है वो है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं? कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं? तो दोस्तों देखते हैं जो ऑप्शन है वो बूंदी चित्रकला शैली, नाथद्वारा चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली। जो प्रश्न में पूछा गया है कमला और इलायची जो है वो कौन सी चित्रकला शैली की महिला चित्रकार रही हैं? बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़, जोधपुर। तो देखिए दोस्तों इस जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा जो शैली है वो महाराजा जो राजसिंह है उनके समय में
इस चित्रकला का स्वर्ण काल रहा है। जो नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली रही है वो महाराजा राज सिंह के समय में नाथ द्वारा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल रहा है। और इस चित्रकला से जो संबंधित अन्य जो चित्रकार रहे हैं उनमें नाम आता है नारायण। एक नाम आता है दोस्तों नारायण, एक नाम आता है चतुर्भुज, एक नाम आता है चतुर्भुज, एक नाम आता है उदयराम। क्या दोस्तों? उदयराम। नारायण, चतुर्भुज, उदयराम और घासीराम। घासीराम, नारायण, चतुर्भुज, उदयराम, घासीराम इस चित्रकला के अन्य चित्रकार रहे हैं। और दो महिला चित्रकार रही हैं, कमला और इलायची। कौन सी चित्रकला शैली की रही है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली की। और इस नाथ द्वारा चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा राज सिंह के जो समय है वो स्वर्ण काल रहा है। और इस चित्रकला शैली को यानी कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली को है वो वल्लभ शैली भी कहा गया है। क्या? वल्लभ शैली भी कहा गया है। वल्लभ शैली भी कहा गया है। और इस चित्रकला शैली में केले के वृक्ष के चित्र की प्रधानता रही है। केले के वृक्ष और जो भगवान जो श्री कृष्ण है, भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। साथ में ही जो गाय है, गऊ है, उसका भी चित्रांकन किया गया है। गाय, केले के वृक्ष की प्रधानता है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और जो गाय का भी चित्रांकन इस चित्रकला में देखने को मिलता है नाथ द्वारा चित्रकला शैली में, जिसको वल्लभ शैली भी उपनाम दिया जाता है, संबोधन किया जाता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है बर्टन, मॉरिसन, सावर्स, मैकमेसन। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं बर्टन, मॉरिसन, सावर्स, मैकमेसन। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉरिसन। अब अपन इसकी जो व्याख्या है वो भी कर लेते हैं। जैसे कि बर्टन जो है वो कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट रहा है। जो बर्टन है, बर्टन है वो कोटा रियासत, कोटा का बर्टन है। मॉरिसन है वो भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल पीए जिनको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं मॉरिसन भरतपुर के। सावर्स जो है वो उदयपुर के रहे हैं, उदयपुर के सावर्स। दोस्तों उदयपुर जो रियासत है उनके जो पीए हैं 1857 की जो क्रांति हुई उस समय में उदयपुर रियासत के जो पीए हैं वो मेजर जो है सोवर्स या सावर्स हैं वो रहे हैं। मैकमेसन जो हैं जोधपुर के रहे हैं, जोधपुर के मैकमेसन है वो जोधपुर के रहे हैं। और इनके अलावा अपन यदि देखें तो जयपुर भी एक बड़ी रियासत थी। तो जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं जयपुर, उसके रहे हैं ईडन। जयपुर के रहे हैं ईडन। और इसी के अलावा जो सिरोही जो रियासत है उसके रहे हैं जेडी होल। सिरोही जो रियासत है उसके रहे हैं जेडी होल। भरतपुर के रहे मॉरिसन। बर्टन जो है वो कोटा के रहे हैं, सावर्स जो रहे हैं वो उदयपुर के रहे हैं, मैकमेसन जोधपुर के। इसी के अलावा यदि अपन बात करें जयपुर के ईडन रहे हैं और सिरोही के रहे हैं जेडी होल। तो दोस्तों इसी के साथ जो अपना ये प्रश्न है वो पूर्ण होता है।
आगे के यदि अपन प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है राव जेतसिरो छंद है उसके रचयिता कौन है। एक बहुत ही ऐतिहासिक जो कृति है, ऐतिहासिक जो रचना है वो है राव जेतसिरो छंद। अभी अपन इसके बारे में पूरी व्याख्या करेंगे कि ये राव जेतसिरो छंद है क्या, इसमें किस विषय में लिख रखा है। तो अपन बात करते हैं। ऑप्शन है मुहनोद नेणसी बीठू सुजा चंदोबरदाई सूर्यमल मिश्रण। तो मुहरनोत नेणसी भी नहीं है, चंदोबरदाई भी नहीं है, सूर्यमल मिश्रण भी नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बीठू सुजा। राव जेतसिरो छंद जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक कृति है, उसके जो रचयिता है वो है बीठू सुजा। ये बीठू सुजा बीकानेर के जो महाराजा थे उस समय राव जेतसी जो है उनके दरबारी रहे हैं बीठू सुजा। जब राव जेतसी का शासन काल चल रहा था उस समय जो बादशाह बाबर था, उसका पुत्र बाबर के पुत्र शहजादा कामरान के द्वारा बीकानेर पर आक्रमण किया गया और उस आक्रमण में राव जेतसी के द्वारा कामरान को हरा दिया गया। मतलब कि जब राव जेतसी का शासनकाल चल रहा था उस समय बीकानेर में बाबर के पुत्र शहजादा कामरान के द्वारा बीकानेर के ऊपर आक्रमण किया गया और उस आक्रमण में राव जेतसी ने जो कामरान है उसको हरा दिया। उस विषय का जो उल्लेख है इस राव जेतसिरो छंद नामक ऐतिहासिक कृति में किया गया है जो कि बीठू सुजा के द्वारा लिखा गया है। और मतलब इस प्रश्न का उत्तर बीठू सुजा होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं चंदोबरदाई जो है चौहानों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उनकी परम मित्र या उनके दरबारी कवि भी कह सकते हैं, वो चंदोबरदाई हैं। चंदोबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है, पृथ्वीराज रासो चंदोबरदाई। और उसी में उल्लेख मिलता है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये सब चंदोबरदाई की पृथ्वीराज रासो जो कृति है उसी में लिख रखा है। तो आप जानते हैं चंदोबरदाई के बारे में भी बता दिया गया है। और मुहनोत नैणसी अपन बात करें, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुहनोत नैणसी को। जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। नहीं पूछ रहा है, नहीं पहना जाता है। तिमणिया मांदड़िया आंवला कांठड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आएगा आंवला। आंवला इस प्रश्न का उत्तर है कि गले में नहीं पहना जाने वाला जो आभूषण है वो आंवला है। बाकी इस प्रश्न में दिए गए अन्य 3 जो ऑप्शन है वो गले में धारण किए जाते हैं, गले में पहने जाते हैं। तिमणिया है, मांदड़िया भी है और काठड़ा भी है जिसको अपन कठड़ा भी कहते हैं। साथ में हार है, माला है, चेन है और हार है, टेवटा है, टेवटिया है, हमेड़ है ना। ये सब आदि जो आभूषण हैं गले में धारण किए जाते हैं। साथ में ही आंवला है, ये पैर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? पैर का। पैर के अन्य भी कई आभूषण हैं जैसे कि नुपुर है, नेवरी है, पेंजनिया है, पायल है, पाजेब है आदि कई आभूषण हैं जो पैर में भी धारण किए जाते हैं। तो ये जो आंवला जो है ये भी एक पैर का ही आभूषण है। क्या? आंवला जो है वो पैर का ही आभूषण है। यदि हमारा ये संकलन आपको पसंद आ रहा है तो एमएस जो अपना सरकारी चैनल है, एमएस सरकारी अड्डा अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। लाइक है वो कौन से
लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनको ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी और पाबू जी। रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी और पाबू जी। दोस्तों, इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऊँटों के देवता पाबू जी महाराज हैं। अपने जो राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें पंचपीर है। पंचपीरों में नाम आता है गोगाजी महाराज, पाबूजी, गोगाजी, पाबूजी। मेहाजी, ये वही मेहाजी हैं जिनको अपन नाम जानते हैं मेहाजी मांगड़िया। रामदेव जी, हड़बू जी। ये राजस्थान में जो लोक देवता हैं उनमें पंच पीरों के नाम से जाने जाते हैं। पंच पीर जो हैं, पंच पीर। दोस्तों, इसकी एक ट्रिक भी है, गोपा मेरा है। ट्रिक जो है वो है गोपा मेरा है। गो से हो जाएगा गोगाजी महाराज, पा से पाबूजी महाराज, मे से मेहाजी मांगड़िया, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। गोपा मेरा है, ये ट्रिक है पंचपीरों की। गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी, रामदेव जी, हड़बू जी, ये पंचपीर हैं। तो कौन से लोक देवता हैं जो ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं या पूजा जाता है? वो लोक देवता हैं पाबूजी महाराज। और ये पाबूजी महाराज हैं, जब ऊँट आदि बीमार हो जाते हैं तो ऊँटों को जो पालने वाली जो जाति है, जिसको रेबारी नाम से जाना जाता है, रेबारी जो जाति है वो ऊँटों की पालक जाति है। सबसे पहले जो राजस्थान में ऊँट पालने वाले जो देवता के रूप में जाना जाता है वो पाबूजी महाराज ही हैं। रेबारी जाति ऊँट पालक जाति है राजस्थान में। और जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो ऊँटों के सामने पाबूजी की जो फड़ गाई जाती है, और फड़ गायन का जो कार्य करते हैं वो नायक भूपा करते हैं। नायक भूपा, नायक भूपा जो है वो पाबूजी महाराज की फड़ का वाचन करते हैं माठ वाद्य यंत्र के द्वारा। माठ वाद्य यंत्र भी काम में लिया जाता है। माठ वाद्य यंत्र भी पाबूजी महाराज की जो है फड़ का वादन करने के लिए माठ वाद्य यंत्र भी काम में लिया जाता है। और नायक भूपा जो है वो इस फड़ का वाचन करते हैं। तो पाबूजी महाराज कौन से लोक देवता, ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? पाबूजी महाराज को ऊँटों के रक्षक, ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जो अपनी जो सीरीज चल रही है इस सीरीज को जरूर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।